कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज से नया बैच प्रारंभ हुआ है। ये जो नया बैच आज का है, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो ध्यान दें। इस नए बैच में इकाई 3 यानी काव्य शास्त्र से आपका बैच प्रारंभ हो रहा है। हमारे यहाँ बैच साइक्लिक चलते हैं। जो 15 नवंबर से बैच स्टार्ट हुआ था उसमें भाषा शास्त्र कराया गया और हिंदी साहित्य का इतिहास कराया गया। 2 इकाई हो गई। अब ये जो बैच शुरू हुआ है इसमें आपको काव्य शास्त्र से लेक्चर मिलना प्रारंभ होगा और जब इकाई 10 पहुँचेंगे उसके बाद एक बार फिर से इकाई 1 से प्रारंभ किया जाएगा। तो वहाँ पर आपका रिवीजन होगा। हमारे यहाँ जितने भी बैच चलते हैं वो सब साइक्लिक चलते हैं। पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, उसके लिए घबराने परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो भारतीय काव्य शास्त्र, सबसे पहले काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र हम लोग शुरू करेंगे। आज ये पहला लेक्चर है, इसलिए इतना ज़्यादा समय लिया जा रहा है, चीज़ें को बताई जा रही हैं, क्योंकि जब जब हमारे यहाँ नया बैच शुरू होता है तो पहला वीडियो पब्लिश होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुल्क में विशेष छूट। आज आप देखेंगे कि यहाँ पर शुल्क में विशेष छूट की बात की जा रही है। आज 1 तारीख है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। वैसे भी इससे पहले भी मैंने शुभकामनाएं आप लोगों को दे ही दी है और वीडियो भी डाल दिया था। तो कुछ लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया है, इसलिए जो मैंने छूट की बात की थी फीस में कि 1500 की जो छूट मैंने आप लोगों को बताया था, वह छूट कल तक रहेगा। कल 2/1/2022 तक ये छूट रहेगी। जो लोग एडमिशन नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश, वो एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए। भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र की जब हम लोग बात करते हैं तो इससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जब आपने पढ़ा तो जिस तरीके से वहाँ पर काल विभाजन होता है, आप वहाँ पर जिस तरीके से आदिकाल, भक्तिकाल आप पढ़ते हैं, रीतिकाल पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी काव्य शास्त्र में भी पढ़ने की सरलता के लिए इसको कालों में विभाजित कर अगर अध्ययन किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आज का वीडियो पब्लिश वीडियो है। पहला जब भी बैच प्रारंभ होता है तो पहला जो वीडियो होता है पब्लिश किया जाता है। तो आज सिर्फ हम लोग काव्य शास्त्र में भूमिका की बात करेंगे, काव्य शास्त्र के बारे में समझेंगे, क्योंकि अक्सर लोग इससे भागते हैं काव्य शास्त्र से कि सर काव्य शास्त्र नहीं समझ में आता है। सब कुछ समझ में आएगा, बस पढ़ने का क्रम क्या होगा। जब क्रम आपके समझ में आ जाएगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भारतीय साहित्य में शास्त्र का आरंभ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से माना जाता है। आचार्य भरत से लेकर अब तक के साहित्य शास्त्र को 5 कालों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। 5 काल हम देखें। पहला काल होगा आपका स्थापना काल, जो प्रथम सती से लेकर 5वीं सदी तक है। दूसरा काल होगा नव अन्वेषण काल, जिसमें 6ठी सदी से लेकर 11वीं सदी तक। तीसरा काल होगा संशोधन काल, 12वीं से 17वीं सदी। चौथा काल होगा आपका पद्यानुवाद काल, 17वीं से 19वीं सदी के मध्य तक। और जो 5वां काल होगा वो होगा नवोत्थान काल, 19वीं सदी से वर्तमान तक। तो काव्य शास्त्र को 5 कालों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र की बात पहले कर रहे हैं, तो इसलिए इन कालों के तहत हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र की बात करेंगे। और जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र शुरू करेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसी काल विभाजन के अनुसार आपको लेकर चलेंगे। तो इस काल विभाजन को आप जरूर याद रखें। जो भी नए लोग हैं हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठें। बहुत सारी चीज़ें PDF में नहीं होती हैं, समझाई जाती हैं, उन्हें आप जरूर समझते चलें। पहला काल जो कि स्थापना काल कहलाता है, प्रथम से 5वीं सदी तक है। आचार्य भरत को ही भारतीय साहित्य शास्त्र की स्थापना का श्रेय दिया जाता है।
साहित्य शास्त्र में उनकी सबसे बड़ी देन है रस सिद्धांत। और उस रस सिद्धांत में आप जानते ही हैं कि रस सिद्धांत में, रस की उत्पत्ति में ये सबसे ही प्रमुख उक्ति है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोग दास रस निष्पत्ति। इसके अलावा अगर हम रस की बात करें तो रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। वैसे इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ काल विभाजन की मैंने बात की है और काल विभाजन के आधार पर यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आपको बताते चल रहे हैं। जैसे हम राजशेखर की अगर बात करें, जब रस की बात करेंगे तो राजशेखर की जब बात करेंगे वहाँ पर हम लोग तो शब्दार्थ होते शरीर रस आत्मा, यह कहकर काव्य की आत्मा घोषित किया रस को। राजशेखर ने रस को काव्य की आत्मा कहकर घोषित किया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि रसवादी आचार्य कौन से होंगे, रस के विरोधी आचार्य कौन से होंगे, इन सब की चर्चा हम लोग आगे विस्तृत करेंगे। पहले यहाँ पर आपको संक्षेप में जानना है कि किस काल में हमको क्या पढ़ना है। तो स्थापना काल में भारतीय साहित्य शास्त्र की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आचार्य भरत को दिया जाता है। आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र के आप देखेंगे तो नाट्य शास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में, नाट्य शास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में रस और भाव का निरूपण किया गया है। रस और भाव का निरूपण किया गया है। यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इसे आप जरूर ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और प्रारंभ में ही आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे परीक्षा में। जैसे रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि है। उसके अलावा नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की है। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में रस और भाव का निरूपण है? तो 6ठे और 7वें अध्याय में है। किसने रस को काव्य की आत्मा कहा? राजशेखर ने कहा। शब्दार्थ होते शरीर रस का रस आत्मा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, उसे आप ध्यान रखें। दूसरा जो काल है वो नव अन्वेषण काल। नव अन्वेषण काल 6ठी से 11वीं शताब्दी तक भारतीय साहित्य की सर्वतोमुखी विकास इसी काल में हुआ है। आप देखेंगे कि इसी काल में, नव अन्वेषण काल में, भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, इन सारे आचार्यों की अगर बात करें तो ये सारे आचार्य इसी युग के हैं जिन्होंने साहित्य के नए नए तत्वों का अन्वेषण करते हुए अनेक नवीन सिद्धांतों की स्थापना की। अनेक नवीन सिद्धांतों की स्थापना की। तो वहीं दूसरी ओर और कौन कौन से आचार्य हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पास कॉपी पेन जरूर लिख लें। आप देखते हैं कि इनसे परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, कालक्रमानुसार इनका क्रम क्या होगा, या कालक्रमानुसार निम्न आचार्यों का क्रम क्या होगा। तो भामा 6ठी सदी के हैं, दंडी 7वीं के हैं, वामन 8वीं के हैं, आनंदवर्धन 10वीं सदी के हैं, क्षेमेंद्र 11वीं सदी के हैं। तो इनसे भी एक प्रश्न बनता है। तो इस नव अन्वेषण काल में इन आचार्यों ने नवीन सिद्धांतों की स्थापना की। तो वहीं दूसरी ओर निम्न प्रतिभाशाली व्याख्याताओं का आविर्भाव हुआ, जैसे भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, राजशेखर, धनंजय, महिम भट्ट, भोजराज। इस युग की जो देन है उसको हम दो भागों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नवीन सिद्धांतों की स्थापना और नवीन व्याख्याएं इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। जो नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किए गए उन नवीन सिद्धांतों में आप देखें रसवाद, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत
और इससे पहले मैंने रीति सिद्धांत के बारे में आपको बता ही दिया है, पहले ही काल में रीति सिद्धांत आपको मिलेगा। जो अलंकार सिद्धांत है, जो नवीन सिद्धांत यहाँ पर स्थापित किए गए, उसमें जो अलंकार सिद्धांत है जिसके प्रवर्तक भामह हैं, भामह के अलावा आप देखेंगे दंडी हैं, उद्भट हैं, रुद्रट हैं, तो यह लोग अलंकार सिद्धांत के तहत आएंगे। वैसे भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों की चर्चा पहले ही कर दी है। 4 अलंकार कौन कौन से, कॉपी पेन है तो लिख लें, या अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और दीपक अलंकार। इन 4 अलंकारों की चर्चा पहले ही भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में कर चुके हैं। वैसे भामह की अगर बात करें, आचार्य भामह जो कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, भामह ने अपने काव्यालंकार में 48 अलंकारों का विशद विवेचन किया है, 48 अलंकारों का। और उन्होंने कहा है, उनकी एक उक्ति है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनितानम। तो यह उक्ति किसकी है? आचार्य भामह की है, जो उन्होंने काव्यालंकार में कहा है। अलंकार सिद्धांत के आचार्यों में भामह, दंडी, उद्भट और रुद्रट हैं। लिखना चाहे तो लिख लें, भामह, दंडी, उद्भट और रुद्रट। वैसे इनकी विस्तृत चर्चा हर सिद्धांत के ऊपर एक कक्षा होगी। जैसे अलंकार सिद्धांत पर एक कक्षा कराई जाएगी, फिर रीति सिद्धांत, फिर ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्त सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, इन सारे सिद्धांतों पर आपको कक्षा मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विकास की बात हो रही है, तो अभी से आपके दिमाग में थोड़ी चीज़ें बनी रहेंगी, तो जब विस्तृत कराया जाएगा तो वहाँ आपके लिए ये चीज़ें नई नहीं रहेंगी। तो आपने लिख लिया अलंकार सिद्धांत में कौन कौन है? भामह, दंडी, उद्भट और रुद्रट, ये अलंकार सिद्धांत के तहत आते हैं। और ये रस विरोधी भी कहे जाते हैं। भामह, दंडी, उद्भट और रुद्रट रस विरोधी आचार्य भी कहे जाते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं, रीति सिद्धांत, जो कि वामन है। वामन भी, रीति सिद्धांत के जो वामन हैं, वामन भी रस विरोधी आचार्यों में गिने जाते हैं। जो और नया सिद्धांत आप देख रहे हैं, ध्वनि सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक आनंदवर्धन है। वक्रोक्ति सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक कुंतक हैं। औचित्य सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। तो नवीन सिद्धांतों की स्थापना इस काल में हुई है। इस काल में नवीन सिद्धांतों की स्थापना हुई। तो इन सिद्धांतों में, इन 5 सिद्धांतों की अगर बात करें तो 5 ने अलग अलग काव्य के पक्षों पर बल दिया है। अलंकार में अगर हम देखेंगे तो अलंकार में क्या है? काव्य शैली की वाह्य साज सज्जा पर बल दिया गया। रीति सिद्धांत में क्या कहा गया? रीति में काव्य के स्वाभाविक गुण जैसे शुद्धता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, नाद सौंदर्य, इस पर बल दिया गया। ध्वनि सिद्धांत की अगर बात करें तो ध्वनि में उसके अर्थ की व्यंग्यात्मकता पर। वक्रोक्ति सिद्धांत की बात करें तो वक्रोक्ति सिद्धांत में अर्थ की लाक्षणिकता पर बल दिया गया। और औचित्य सिद्धांत में अगर हम बात करें तो औचित्य में विषय और शैली के पारस्परिक संतुलन पर सबसे अधिक बल दिया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उपरोक्त जो ये 4 सिद्धांत हैं, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, इन 4 सिद्धांतों में को अगर हम देखें तो इन 4 सिद्धांतों को रूपवादी सिद्धांत कहा जा सकता है और औचित्य सिद्धांत को वस्तुवादी सिद्धांत कहा जाता है। रूपवादी सिद्धांतों में यानी अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत,
इन रूपवादी सिद्धांतों में काव्य के रूप को आकर्षण बनाने के लिए 4 विधियों पर प्रकाश डाला गया है। 4 विधियों पर, जैसे बाह्य तत्वों के द्वारा अलंकरण पर प्रकाश डाला गया, नाद सौंदर्य पर प्रकाश डाला गया, अर्थ की व्यंग्यात्मकता पर प्रकाश डाला गया और अर्थ के वैचित्र पर प्रकाश डाला गया इस रूपवादी सिद्धांत में। लेकिन इनके आचार्यों को सिर्फ इतने से ही संतोष नहीं हुआ। इन सिद्धांत के अनुयायियों ने अन्य सिद्धांतों के द्वारा प्रस्तुत विधियों को भी नाम बदलकर अपने सिद्धांत के क्षेत्र में समाविष्ट कर लेने का प्रयास भी किया है। तो इस संबंध में अगर देखें तो जो रूपवादी आचार्य हैं वो साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से ग्रसित रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए है कि इस रूपवादी सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो कैसे थे, तो साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से ग्रसित रहे हैं। भाई, जिस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट धरती पर किसी भी अन्य शासक की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता नहीं देना चाहता, वह सभी शासकों की भूमि पर अपना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिकार स्थापित कर लेना चाहता है, लगभग उसी प्रकार इन सिद्धांतों के अनुयायियों ने भी अपने सिद्धांत के अतिरिक्त किसी अन्य सिद्धांत की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता न देकर उसकी भूमि को अपने ही क्षेत्र में ले लेने का प्रयास किया है। कैसे? अब आप कहेंगे सर ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई, आप देखेंगे कि एक और अलंकारवादियों ने रस को एक अलंकार मात्र मान लिया। अलंकारवादियों ने क्या किया? तो ये इन्होंने रस को एक अलंकार मात्र मान लिया, इसीलिए तो इनको रस विरोधी कहा गया। भाई, आपके मन में सवाल उठता होगा कि इनको रस विरोधी क्यों कहा गया? भामा, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट, तो इनको इसीलिए कहा गया है कि इन्होंने रस को एक अलंकार मात्र मान लिया। तो वहीं वक्रोक्त सिद्धांत में वक्रोक्तवादी जो कुंतक हैं, इन्होंने सारे अलंकारों को वाक्य वक्रता में स्थान देकर अलंकार का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से ध्वनि सिद्धांत में आप देखेंगे तो ध्वनिवादियों ने क्या किया? इन्होंने अलंकार ध्वनि वेद की कल्पना करके अलंकार सिद्धांत के सारे वैभव को हस्तगत कर लेना चाहा। तो दूसरी ओर अलंकारवादियों ने ध्वनि के ही विभिन्न रूपों को गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकारों की संज्ञा दे डाली। तो ये जो पारस्परिक प्रतिद्वंदता थी, पारस्परिक प्रतिद्वंदता और क्षेत्र विस्तार की इस प्रवृत्ति के कारण एक और यह सिद्धांत अनिश्चित, अमर्यादित एवं अप्रामाणिक हो गए, तो दूसरी ओर इससे साहित्य शास्त्र की अव्यवस्थित एवं असंतुलित हो गया साहित्य। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ये तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन तथ्यों को ध्यान रखें। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि नवीन व्याख्याएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नवीन सिद्धांतों के आविष्कार के साथ साथ जो परंपरागत मत थे जो पहले से चले आ रहे थे, उनकी नवीन व्याख्याएं की गई। रस सिद्धांत की ही व्याख्याएं यहां पर प्रस्तुत की गई हैं। जैसे भट्ट लोल्लट की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि भट्ट लोल्लट ने भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए उत्पत्तिवाद या आरोपवाद की स्थापना की, और जो इनका दर्शन है वह है मीमांसा दर्शन भट्ट लोल्लट का। इस पर विस्तृत चर्चा आगे होगी, अभी तो ये प्रारंभिक पहली कक्षा है, केवल हम लोग यहाँ पर काल विभाजन की बात कर रहे हैं। आगे चीज़ें आपको नई न लगें एकदम, इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है, तो इस पर गौर करें। वीडियो भी पब्लिश है, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं एक ही वीडियो से
किसी भी परीक्षा में वो बैठेंगे, तो इससे मैं कह सकता हूं कि अगर आप समय दे रहे हैं, 40 मिनट 45 मिनट का लेक्चर आप देख रहे हैं, तो 1 से 2 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। आना ही आना है 100%, इससे प्रश्न रहेगा ही रहेगा, जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो भट्ट लोल्लट, जिन्होंने रस सिद्धांत की, भरत के रस सूत्र की नई व्याख्या प्रस्तुत कर दी। वैसे जो भरत ने रस सूत्र दिया, वह भरत का रस सिद्धांत संयोजनवादी था। भरत का रस सिद्धांत कैसा था? अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भरत का रस सिद्धांत कैसा था, तो संयोजनवादी था। अब आप कहेंगे सर संयोजनवादी कैसे हो सकता है, संयोजनवादी क्यों कहा गया, संयोजनवादी क्यों कहा गया? भाई आपके मन में यह सवाल उठ सकता है ना कि संयोजनवादी ही क्यों कहा गया। तो संयोजनवादी इस अर्थ में कहा गया कि आप देखेंगे कि जिस प्रकार विभिन्न तत्वों के संयोजन से किसी वस्तु या कार्य की योजना होती है, तो उसे संयोजनवादी ही कहा जाता है, उसे संयोजनवादी ही कहा जाता है। जैसे आपने देखा आचार्य भरत का जो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रास रस निष्पत्ति, क्योंकि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोजन से ही रस निष्पत्ति का कार्य संपादित होता है, इसीलिए उसे संयोजनवादी कहा जाता है। भरत सूत्र का जो संयोग शब्द है, संयोग शब्द भी इसी तथ्य को सूचित करता है। लेकिन भट्ट लोल्लट ने क्या किया? भट्ट लोल्लट ने इसके स्थान पर रस को विभावों से उत्पन्न संचारी भावों से पुष्ट और अनुभावों से व्यक्त सिद्ध करते हुए निष्पत्ति का अर्थ तीनों प्रसंगों में उत्पत्ति पुष्टि अभिव्यक्ति दे दिया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भट्ट लोल्लट ने रस निष्पत्ति को यांत्रिक रचना व्यापार के स्थान पर कर्मिक विकासवादी रूप दिया। इनमें से किसने कर्मिक विकासवादी रूप दिया? रस निष्पत्ति को कर्मिक विकासवादी रूप किसने दिया? तो भट्ट लोल्लट ने दिया। जो रस सिद्धांत संयोजनवादी था, उसे कर्मिक विकासवादी रूप भट्ट लोल्लट ने दे दिया, जो अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। और क्यों दिया ऐसा? क्योंकि मीमांसा दर्शन इसका आधार है। इनका दर्शन कैसा है? तो मीमांसा दर्शन है। फिर आगे देखेंगे, शंकुक जी हैं, आचार्य शंकुक हैं। इन्होंने क्या किया कि जो भट्ट लोल्लट ने कहा, भट्ट लोल्लट ने जो एक विकासवादी रूप दिया, उसी का खंडन आचार्य शंकुक ने कर दिया। इन्होंने उसका खंडन करते हुए और एक नया सिद्धांत दिया, अनुमितिवाद। अनुमितिवाद की स्थापना की और इन्होंने न्याय शास्त्र के अनुमानवाद को आधार बनाते हुए रस की प्रत्यक्ष अनुभूति के स्थान पर उसकी अप्रत्यक्ष अनुभूति की संभावना को सिद्ध किया। यानी रस लौकिक जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से भिन्न कोटि की अनुभूति है, यह बता दिया शंकुक ने। उन्होंने अस्थाई भाव और रस का भी अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया। वहीं आगे देखेंगे भट्टनायक। भट्टनायक ने रस निष्पत्ति क्रिया को 3 मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा उसमें साधारणीकरण को स्थापित किया। और इनका दर्शन क्या है? तो इनका दर्शन है सांख्य दर्शन। भट्टनायक का कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। इन्होंने 3 मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, 3 मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कौन सी है? अभिधा। 3 मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। यह प्रश्न भी पूछा गया है
किसी परीक्षा में शायद पूछा गया है, याद नहीं आ रहा है, मैंने हाल भी कराया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भट्टनायक ने जो रस निष्पत्ति दिया, उस रस निष्पत्ति की क्रिया को 3 मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं अभिधा, भावगत और भोजगत में विभाजित करते हुए और इसका उन्होंने साधारणीकरण कर दिया, साधारणीकरण के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। और इन परवर्ती आचार्यों में आप देखेंगे कि इन परिवर्ती आचार्यों में और भी आचार्य हुए, जैसे अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त की अगर बात करें तो इन्होंने भट्टनायक की अनेक मान्यताओं का खंडन किया। जो भट्टनायक ने साधारणीकरण बताया उसका खंडन अभिनवगुप्त ने किया और मत दिया अभिव्यक्तिवाद, और इनका दर्शन है शैव दर्शन। और इन्होंने यह कहा कि काव्य के पाठक या श्रोता के व्यक्तित्व की उपेक्षा होती रही है इससे पहले, और ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, हमारे सिद्धांत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रसानुभूति में काव्य वस्तु के अलावा स्वयं पाठक का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है, ये कहा अभिनवगुप्त ने। इनके अनुसार यह है कि काव्य स्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती है, बल्कि उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं, और ये वासनाएं सभी प्राणियों में विद्यमान रहती हैं। यह बताया किसने? अभिनवगुप्त ने। लेकिन अभिनवगुप्त ने जो ये सिद्धांत दिया है, यहां पर इन चारों में भट्टलोल्लट, ध्यान दीजिए, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, इन चारों में अगर हम देखें तो अभिनवगुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है वह अरस्तु के विरेचन, किसके? अरस्तु, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत। फ्रायड की अगर बात करें तो फ्रायड के वासना सिद्धांत, क्रोचे के अभिव्यक्तिवाद के बहुत समीप है। इन चारों सिद्धांतों में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो अरस्तु, फ्रायड और क्रोचे के सिद्धांतों के बहुत समीप नजर आता है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो लोग कहते हैं प्रश्न घुमाकर पूछ लिया गया सर, प्रश्न कठिन आया। पढ़ने वालों के लिए कभी भी प्रश्न कठिन नहीं होता है। जब परीक्षा 2 महीने बचती है और लोग तैयारी करना शुरू करते हैं तो 2 महीने में कौन सी आप तैयारी करके और परीक्षा पास कर लोगे? जाहिर सी बात है पेपर आपको कठिन लगेगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। भाई ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार आपको अपना क्रम करते रहना है, लगातार आप पढ़ते रहें। भले ही 2 घंटा आप डेली पढ़ें, लेकिन पढ़ें तो डेली पढ़ें। परीक्षा जब होगी होती रहेगी, डेट बढ़ेगा, जब सब परीक्षा देंगे आप भी देने जाएंगे, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जब लगातार आप परिश्रम करेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे, तो फल तो मिलेगा आपको। कर्म जितना अच्छा होगा फल भी उतना ही अच्छा होगा। और कल को बेहतर करने के लिए आज परिश्रम करना पड़ता है और करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पेपर कठिन नहीं आता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं डिटेल बताया जाता है, ऐसे ही डिटेल आप पढ़ते चलें, डेली पढ़ते चलें, बहुत आराम से आपका पाठ्यक्रम पूरा होगा। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। हमारे तो जितने बच्चे थे जिन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा दी, उन्होंने खुद बताया कि सर 90-92% तो आप ही के पीडीएफ से है, पीडीएफ प्रूफ के रूप में है, आप ही के पीडीएफ से प्रश्न आए हैं और आपने पता नहीं कितनी बार इन चीज़ों को पढ़ाया है। तो इस तरीके से आप भी पढ़िए। आज पहली कक्षा है इसलिए थोड़ा आपका समय ले रहे हैं, नहीं तो हम बोलते नहीं इतना ज़्यादा कक्षाओं में इधर उधर की बातें, सीधे टॉपिक टू टॉपिक हम लोग बात करते हैं। तो अभिनवगुप्त जिनका अभिव्यक्तिवाद है, और ये अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद अरस्तु के विरेचन सिद्धांत, फ्रायड के वासना सिद्धांत, क्रोचे के अभिव्यक्तिवाद के बहुत समीप है। क्यों समीप है? अब आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि आखिर क्यों। हमने बता दिया, आपने दिमाग में रख लिया, लेकिन अब आपके मन में यह तो सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों है।
सर ने ऐसा क्यों कहा। अब आप खोजते फिरेंगे, लेकिन खोजना नहीं है, आप यहीं पर सीखिए। देखिए, अरस्तु और अभिनवगुप्त दोनों ने ही काव्य के माध्यम से वासनाओं के विरेचन या उनकी अभिव्यक्ति को स्वीकार किया है, किंतु एक ने दूषित वासनाओं पर ही बल दिया जैसे अरस्तु ने, जबकि अभिनवगुप्त ने ऐसा नहीं किया। वहीं फ्रायड ने भी वासनाओं की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया, पर वे सारा बल काम वासना पर ही केंद्रित कर देते हैं, जबकि अभिनवगुप्त ऐसा नहीं करते हैं। वहीं क्रोचे के अभिव्यक्तिवाद का संबंध मुख्यतः काव्य रचयिता की सहज अनुभूति से है, जबकि अभिनवगुप्त का मत पाठक की सहज प्रवृत्तियों से संबद्ध है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत, फ्रायड के वासना सिद्धांत और क्रोचे के अभिव्यक्तिवाद के समीप है अभिनवगुप्त का यह सिद्धांत, जिसका दर्शन है शैव दर्शन। तो यह जो काल है, जिस काल की हम लोगों ने बात की, इसमें नव अन्वेषण काल, यह नव अन्वेषण काल जिसमें तमाम नवीन सिद्धांतों की स्थापना हुई, नवीन व्याख्याएं प्रस्तुत की गई, इस काल को इन सिद्धांतों और व्याख्याओं के आधार पर इस युग को हम भारतीय साहित्य शास्त्र का स्वर्ण युग कह सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं संशोधन काल, जिसका समय 11वीं से 17वीं सदी तक है। इस युग में कोई नए सिद्धांतों की स्थापना नहीं हुई, जैसा कि इससे पहले के युग में आपने देखा नए नए सिद्धांतों की स्थापना हुई, नई व्याख्याएं प्रस्तुत की गई। लेकिन जैसा कि नाम से ही आपको पता है, संशोधन काल, संशोधन किया गया। इस युग में नए सिद्धांतों की स्थापना न होकर आचार्यों द्वारा पुराने सिद्धांतों में निम्न आचार्यों के द्वारा संशोधन और समन्वय प्रस्तुत किया गया। वो आचार्य कौन कौन से हैं? वह आचार्य हैं मम्मट, जिनका समय 11वीं-12वीं सदी, रुय्यक 12वीं सदी, हेमचंद्र 12वीं सदी, रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं सदी, जयदेव 13वीं सदी, विश्वनाथ 13वीं-14वीं सदी, भानुदत्त 13वीं-14वीं सदी। तो यहाँ पर जो आगे मैंने समय लिख दिया, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कॉपी पेन है तो आप जरूर लिख लिया करें, वीडियो रोक कर इसे जरूर लिखने की कोशिश करें। जगन्नाथ 17वीं सदी, तो इन लोगों का समय आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे हेमचंद्र, रामचंद्र, गुणचंद्र, जयदेव, विश्वनाथ, भानुदत्त, जगन्नाथ, रुय्यक, मम्मट, जो इनकी बात हम लोग कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है ऐसा कि संशोधन काल में जो मैंने आपको बता दिया कि नए सिद्धांत की स्थापना नहीं हुई, बल्कि पुराने सिद्धांतों में इन्होंने संशोधन और समन्वय प्रस्तुत किया। तो आप देखेंगे कि भामा ने कुछ और कहा, मम्मट ने कुछ और कहा, रुय्यक ने कुछ और कहा। काव्य की आत्मा क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, इन सब के बारे में इनका कथन आपको मिलेगा जब हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप में अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्त सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, रस सिद्धांत। जब उनकी बात हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलेंगी, और इन सब के बारे में इन लोगों ने क्या संशोधन किया, इन लोगों ने किसके बारे में क्या कहा है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलेंगी संशोधन काल में। पद्यानुवाद काल, 17वीं से 19वीं सदी का जो मध्यकाल है वो है पद्यानुवाद काल। इस काल में संस्कृत का स्थान आधुनिक भाषाओं ने ले लिया था, अतः भारतीय साहित्य शास्त्र भी अनेक प्रादेशिक भाषाओं में विभक्त हो गया, और इस युग में निम्न आचार्यों ने पद्यबद्ध रीति ग्रंथ लिखे, जो रीति काल में आपने पढ़ा है। और रीति काल के ये जो कवि हैं, इन कवियों की जो पंक्तियां हैं, रस से संबंधित, काव्य लक्षण से संबंधित, काव्य गुण से संबंधित, काव्य दोष से संबंधित जो पंक्तियां हैं, जो रीति ग्रंथ हैं, उन पर जो प्रश्न आते हैं, इनकी जो पंक्तियां हैं, वो हम लोग पद्यानुवाद काल में करेंगे। और वह है
केशव, चिंतामणि, कुलपति, सोमनाथ, भिखारी दास, प्रतापशाही। तो इनकी चर्चा हम लोग उस युग में करेंगे। अब उसके बाद जैसे भगीरथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, इनकी एक किताब है भगीरथ मिश्र जी की। इन्होंने अपनी इस किताब में ये कहा कि जो रीति काल में कवि हैं जिन्होंने रीति पद्य ग्रंथ लिखे हैं, तो उस पर भगीरथ मिश्र ने कहा कि यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि हिंदी के अधिकांश कवियों का लक्षण भाग अस्पष्ट अथवा अपूर्ण है। ये आचार्यत्व के अयोग्य है। ये कवि ही प्रधान रूप से हैं और उनका आचार्यत्व या शास्त्रीय विवेचन का प्रयत्न बहुत सफल नहीं है। बिल्कुल सही कहा भगीरथ प्रसाद मिश्र ने, क्योंकि जो कवि हैं वो केवल कविता की ही रचना कर सकते हैं। उपन्यासकार एक अच्छा उपन्यास ही लिख सकते हैं। यानी जो जिस विधा का माहिर होता है वो उसी में लिख सकता है। हाँ, कुछ प्रतिभाशाली लोग जरूर थे जिनकी केवल एक नहीं कई विधाओं के ज्ञाता थे, लेकिन जो भगीरथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि रीतिकाल के जो कवि हैं ये आचार्य नहीं है बल्कि ये कवि हैं, और इन्होंने आचार्य के रूप में जिस तरीके से रीति लक्षण ग्रंथों की रचना की है वो बहुत सफल नहीं है। मूलतः ये लोग कवि ही हैं। ये भगीरथ प्रसाद मिश्र ने कहा। मैंने किताब का नाम इसलिए उल्लेख किया है यहाँ पर, इसलिए लिख दिया है कि पूछ लिया जाता है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसकी रचना है, तो भगीरथ प्रसाद मिश्र की है। पांचवा जो काल है वो है नवोत्थान काल। 19वीं सदी के मध्य से अब तक का जो काल है वह है नवोत्थान काल। इस नवोत्थान काल को 3 युगों में विभक्त कर सकते हैं। भारतेंदु द्विवेदी युग का जो युग था उस युग में देख सकते हैं शुक्ल युग में क्या हुआ और शुक्लोत्तर युग में क्या हुआ। तो इन युगों की अगर हम बात करें तो जो भारतेंदु द्विवेदी युग है, इस युग में आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र तो वही हैं, द्विवेदी का नाम है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो वही हैं। इनके अलावा मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास जैसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने कुल लेखों और पुस्तकों में साहित्य सिद्धांतों का विवेचन किया है। भारतेंदु ने अपने नाटक नामक ग्रंथ में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और उस दृष्टिकोण के तहत उन्होंने प्राचीन सिद्धांतों के नवीनीकरण या कह सकते हैं प्राचीन और नवीन का समन्वय पर बल दिया भारतेंदु जी ने। वहीं शुक्ल युग में अगर हम देखते हैं तो शुक्ल जी ने आनंदवादी रस सिद्धांत की नीतिवादिता से समन्वित करते हुए रस की 2 कोटियां निर्धारित की। भाई 2 कोटियां कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उच्च कोटि और निम्न कोटि या उच्च कोटि या 1-2 करके कर सकते हैं। यानी हमारा काव्य के आश्रय से तादात्म्य यह है कि यहाँ उच्च कोटि की रस दशा प्राप्त होती है। तो एक तो जहाँ उच्च कोटि की रस दशा प्राप्त होती है, एक हम वो कह सकते हैं 2 कोटियों में, और दूसरी कोटि के तहत कह सकते हैं कि मध्यम कोटि कह सकते हैं जहाँ पर केवल रसानुभूति होती है। तो इस तरीके से 2 कोटि इन्होंने किया। वहीं शुक्लोत्तर युग में हम देखेंगे कि गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, इन लोगों ने रस और अन्य सिद्धांतों पर भी समीक्षात्मक रचनाएं की। तो ये हम लोग 5वें युग में देखेंगे। अब जिस साहित्य की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस काव्यशास्त्र की हम लोग बात कर रहे हैं, इस काव्यशास्त्र या इस साहित्य की परिभाषा क्या है, इस साहित्य को किसने क्या कहा है। क्योंकि जब साहित्य की बात आती है तो साहित्य के बारे में गद्य और पद्य दोनों आ जाएंगे। कई आलोचकों ने गद्य
के आधार पर व्याख्या दी है, परिभाषा दी है, और कई साहित्यकारों ने केवल काव्य अर्थात कविता के आधार पर दी है। वैसे साहित्य का जो प्रचलन था वो प्रचलन लगभग 7वीं सदी में आया है। साहित्य नाम से 7वीं सदी में आया है। उससे पहले शब्द और अर्थ, उससे पहले क्या नाम था? तो नाम था शब्द और अर्थ काव्य। शब्द और अर्थ काव्य, ये नाम हुआ करता था। और फिर उसके बाद में अलंकार शास्त्र नाम हुआ। अलंकार शास्त्र से फिर काव्य शास्त्र नाम हुआ। तो इस तरीके से समय के आधार पर नाम परिवर्तित होता चला गया। तो किसने क्या कहा है? जैसे भामह की अगर हम बात करें तो भामह ने कहा शब्द और अर्थ मिलाकर काव्य होता है। शब्द और अर्थ मिलाकर काव्य होता है। भाई काव्यालंकार में इन्हीं की तो सूक्ति है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। आप लोगों ने पढ़ा होगा। खैर, शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्यालंकार में जो लिखा है वो आगे मैंने इसी पीडीएफ में दे दिया है, अभी आपको आगे मिल जाएगा। पीडीएफ भी आपके पास अभी पहुंच जाएगा वीडियो के बाद। ऐसे दंडी ने इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह ही काव्य शरीर है, ये उन्होंने कहा काव्यादर्श में। शरीर तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली, काव्यादर्श में दंडी ने कहा। वही वामन की बात करें तो वामन ने रीतिरात्मा काव्य से विशिष्ट पदावली रीति, ये काव्यालंकार सूत्र में कहा है ना, यानी गुण तथा अलंकार से संस्कारित शब्दार्थ साहित्य है। वही राजशेखर ने कहा कि नहीं, साहित्य ऐसा नहीं, काव्य ऐसा नहीं, गुण से युक्त वाक्य ही काव्य है। गुण से युक्त वाक्य ही काव्य है। तो जैसे कवि शब्दस्य कृत वर्णो इत्यस धातु काव्य कर्मणो रूपम, यह राजशेखर ने कहा है। यानी कवि शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो कव्य धातु से हुई है। इस प्रकार कवि कर्म का अर्थ काव्य है। शब्दार्थो योत यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या, साहित्य विधा। तो इस तरीके से राजशेखर ने कहा। अब अगर कुंतक की बात करें तो वहीं कुंतक ने काव्य के बारे में कहा कि शब्द और अर्थ का मनोहर विन्यास साहित्य है, जिसमें शब्द और अर्थ परस्पर इतने संतुलित हों कि ना तो कोई न्यून हो और ना कोई अधिक हो। किसने कहा? तो कुंतक ने कहा। वहीं आगे मम्मट की बात करें तो मम्मट ने दोष रहित गुणों से मंडित शब्दार्थ को भले ही काव्य वह कहीं कहीं अलंकार शून्य हो, उसी को काव्य कहा जा सकता है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापि, ये कहा है काव्य प्रकाश में मम्मट ने। वहीं विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्यम, वह विश्वनाथ का तो यह कथन आप सभी लोगों को याद ही होगा। विश्वनाथ का यह कथन तो याद ही होगा, वाक्यम रसात्मक काव्यम, जो साहित्य दर्पण में उन्होंने कहा है, तो विश्वनाथ का कथन है। वहीं जगन्नाथ की बात करें तो इन्होंने रमणीयार्थ अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य साहित्य माना है। किसने? जगन्नाथ ने। रस गंगाधर इनकी जो रचना है उसमें रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो गणपति चंद्रगुप्त ने कहा कि साहित्य भाषा के माध्यम से रचित वह सौंदर्य या आकर्षण से युक्त रचना है जिसके अर्थबोध से सामान्य पाठक को आनंद की अनुभूति होती है, यह कहा गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने क्या उक्ति कही है? ये उक्ति है, पूरा पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा अभी। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा का, दंडी का, फिर वामन, विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा है कि सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं काव्य आत्माभिव्यक्ति है। तो श्याम सुंदर दास ने कहा काव्य के बारे में कि काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। तो जयशंकर प्रसाद ने कहा कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं होता, वह एक रचनात्मक ज्ञानधारा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य की परिभाषा के दो प्रमुख आप परिभाषा देख सकते हैं।
एक तो पहला है कि जो प्रभावशाली रचना पाठक व श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है, कविता कहलाती है। वहीं दूसरा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 3 परिभाषाएं यहाँ पर काव्य के बारे में कथन मिल जाएगा कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। दूसरा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ता दशा रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वहीं प्रेमचंद की बात करें तो इन्होंने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है। तो बालकृष्ण भट्ट ने कहा साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो सुमित्रानंदन पंत ने कहा कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन का गंभीर व्याख्या है। वहीं रामविलास शर्मा का एक कथन है कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसके सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और कथन है साहित्य के बारे में कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अटता या अट सकता है। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो इस तरीके से आपने आज भूमिका के रूप में भारतीय काव्यशास्त्र देखा, वीडियो भी पब्लिश था। जो अगला लेक्चर होगा वो सिद्धांतों पर होगा, और वह सिद्धांत कौन से हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो रस सिद्धांत की बात करेंगे, रस सिद्धांत, फिर अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्त सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, इन सारे सिद्धांतों की बात करेंगे। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ जुड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे बैच में, वो ये मिलेगा आपको कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे PDF नोट्स, जिस टॉपिक पर आपको PDF नोट्स देंगे उसी टॉपिक पर दोपहर में 2:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर देंगे। जैसा कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आप इसको डेमो भी समझ सकते हैं। और फिर इसी टॉपिक पर जो आपने देखा, इसी पर रात में 9 बजे लाइव कक्षा भी होगी, जिसमें इसी टॉपिक पर आधारित प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी कि कौन कौन से प्रश्न और कैसे प्रश्न इस पर आते हैं। फिर पूरे सप्ताह कोई अवकाश नहीं होगा, बैच की समय सीमा परीक्षा तक होगी। कक्षा के लिए समय का प्रतिबंध नहीं है, आप लेक्चर बाद में भी देख सकते हैं, यानी जब आपके पास समय हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। साप्ताहिक टेस्ट सीरीज रविवार को होती है। इसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी कल 2 जनवरी तक जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है, कल तक आपको समय है कि अगर आप कल तक एडमिशन लेते हैं तो 1500 की जो छूट थी वो आपको मिल जाएगी। कितनी फीस है वो सारी जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में।